स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें कि जो इंडियन हैं उनकी एंट्री स्टार्ट हो गई थी, रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें वाइसराय ने नॉमिनेट किए थे 3 इंडियन, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। और साथ ही हो चुका था डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक शुरुआत हो चुकी थी डिसेंट्रलाइजेशन को स्टोर करने की। बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई थी और इंट्रोड्यूस हुआ था पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसमें कि जो वाइस रॉय की काउंसिल है उसको इंचार्ज बनाया जाएगा एक वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक या उससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके, जैसे अपने यहाँ मंत्रालय होते हैं उसी तरीके से जो वाइसरॉय की काउंसिल है उनको इंचार्ज बनाया गया। यही पोर्टफोलियो सिस्टम था। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल है 1892, 1892। इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या इंक्रीज कर दी गई, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी। इसके साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई बजट डिस्कस करने की, और साथ ही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उससे क्वेश्चन पूछने की। सबसे पहले जो बजट था वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही पार्ट था, लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, यानी कि इंडियन से, उनको बजट डिस्कस करने की पावर दी गई। और वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें कि टोटल ब्रिटिशर्स हैं, उनसे क्वेश्चन करने की पावर दी गई। इस तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको, उसकी जो पावर है, यानी इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाया गया। मेंबर भी बढ़ाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी पावर्स भी बढ़ाई गई। और इसमें जो मेजर है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, हालांकि पूरे एक्ट में कहीं भी इलेक्शन वर्ड का जिक्र नहीं है, इसको कहीं मेंशन नहीं किया गया है, इसको मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन जो मेथड है, वो डिस्क्राइब किया गया है, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का ही मेथड है। इसमें कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनमें से कुछ, यानी सम ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं वो आएंगे रिकमेंडेशन पे। उनको वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी? रिकमेंडेशन होगी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, एक प्रोविंशियल और एक सेंट्रल। जो सेंट्रल में होंगे वो नॉमिनेशन होगा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्लस
बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। सेंट्रल में पीएलसी यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट वाइसरॉय ही करेगा। रिकमेंडेशन किसकी होगी? सेंट्रल में होगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। प्रोविंशियल में होगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जमींदार म्यूनिसिपैलिटीज यूनिवर्सिटीज और जो चैम्बर्स हैं एटसेट्रा, इनकी रिकमेंडेशन पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनमें से कुछ की नियुक्ति या नॉमिनेशन प्रोविंशियल में गवर्नर इनके रिकमेंडेशन पर करेगा, सेंट्रल में वाइसरॉय इनके रिकमेंडेशन पर करेगा। तो इस तरीके से ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में प्रावधान किया गया। अगला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मोर्ले है वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो मिंटो है वो था 1909 में वाइसरॉय। तो उनके नाम पर इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया गया 16 से था, यानी कि एक कंसिडरेबली इसका साइज बढ़ा दिया गया, यानी बहुत सिग्निफिकेंट रूप से इसका साइज बढ़ाया गया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं यानी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल, हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पढ़ चुके हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई थी, जिसकी वजह से एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और अस्तित्व में आई। और सेंट्रल तो ऑलरेडी थी ही वाइसरॉय के हैंड में। तो इसमें इनका साइज दोनों में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ाई गई। हालांकि जो सेंट्रल है, सेंट्रल में अभी भी मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर की ही थी, यानी कि अंग्रेज़ों की ही थी। प्रोविंशियल में जो साइज बढ़ाने के बाद प्रोविंशियल में मेजॉरिटी हो गई थी इंडियंस की, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका जो डेलिब्रेटिव फंक्शन है दोनों ही लेवल पर बढ़ाया गया, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी।
दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर बढ़ाई गई और इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने की पावर और दे दी गई। इससे पहले ये बजट डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन पूछ सकते थे, यानी कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो ब्रिटिशर्स ने जो जवाब दिया उसको वही मानना होगा, वो आगे क्वेश्चन नहीं कर सकता, चाहे उसको वो जवाब अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने की पावर दी, यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसका जवाब देता है, तो उस जवाब का और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ता जा रहा था और उनकी पावर भी बढ़ती जा रही थी। हालांकि अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की कोई एंट्री नहीं हुई है, लेकिन इस एक्ट ने सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो वाइसरॉय की काउंसिल थी, वाइसरॉयज काउंसिल यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को पहली बार एंट्री दी, इंडियंस को पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कि इसको ज्वाइन करने वाले थे सबसे पहले इंडियन। इसको ज्वाइन करने वाले जो सबसे पहले इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन की पहली बार जो एंट्री हुई वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से हुई। इससे पहले सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही इनकी एंट्री थी, जिसमें कि नॉन ऑफिशियल मेंबर के से जाने जाते थे, लेकिन 1909 में पहली बार वाइसरॉय काउंसिल में भी इंडियन की एंट्री हुई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की। ये एज अ लो मेंबर इंट्रोड्यूस हुए, एज अ लो मेंबर। इस एक्ट की जो सबसे फेमस रिकमेंडेशन है वो है कम्युनल इलेक्टोरेट। इस एक्ट के तहत मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। यानी कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। ये 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद सेकंड बड़ी स्ट्रेटजी थी ब्रिटिशर्स की इंडियंस के बीच फूट डालने की या भेदभाव पैदा करने की, जिससे कि इंडियन आपस में लड़ते रहे और ब्रिटिशर्स राज करते रहे। इसीलिए जो ये लॉर्ड मिंटो है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। साथ ही इस एक्ट ने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। यूनिवर्सिटीज और जमींदार, इनको भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया। अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919। GAOI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दो लेजिस्लेटिव असेंबलियाज थी, प्रोविंशियल और सेंट्रल। इन्होंने सेंट्रल और प्रोविंस के दोनों के सब्जेक्ट जो है अलग अलग कर दिए, यानी कि जो प्रोविंशियल असेंबली होगी वो लॉ बना पाएगी किस पर, सिर्फ प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लॉ बना पाएगी सिर्फ सेंट्रल सब्जेक्ट पर। ये दो लिस्ट बनाई गई कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होंगे और ये सेंट्रल सब्जेक्ट होंगे। सेंट्रल सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लॉ बनाएगी और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पर सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लॉ बनाएगी। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर जो रूल बनाएंगे गवर्नर प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व्ड सब्जेक्ट पर जो रूल बनाएंगे गवर्नर प्लस इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी कि जो प्रोविंशियल स्टेट्स है उनको ऑटोनॉमी तो दी जा रही है, लेकिन अभी कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। अभी क्या है, जो गवर्नर है वो रिजर्व सब्जेक्ट पर रूल बनाएगा, यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसके कंट्रोल में है, गवर्नर के। जो रिजर्व सब्जेक्ट पर रूल बनाएगा गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही बनाएगा। सिर्फ इंडियन को लुभाने के लिए उन्होंने इस तरीके का प्रोविज़न किया और ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो कुछ खास इनको रूल नहीं लगे वो डाल दिए। जो मुख्य जो मेन रूल्स है वो रिजर्व सब्जेक्ट में रखे, ताकि सारी पावर इंडियंस के हाथ में ना जाए। इस तरीके से हालांकि इस एक्ट ने कुछ हद तक एक ऑटोनॉमी देने की कोशिश की, यह दिखाया कि हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं प्रोविंशियल स्टेट्स को। सेंट्रल स्टेट में अभी पहले जैसा ही स्ट्रक्चर है। और इस स्कीम को क्या बोला गया, इस स्कीम को बोला गया डायआर्की। डायआर्की दो शब्दों से मिलकर बना है, डाई प्लस आर्की। डाई का मतलब होता है दो और आर्के का मतलब होता है शासन। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविज़न किया पहली बार बाई कैमरलिज्म प्लस डायरेक्ट इलेक्शन। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन और बाई कैमरलिज्म का प्रोविज़न किया गया। बाई कैमरलिज्म यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया। बाई यानी बाई का मतलब भी दो होता है, यानी दो हिस्सों में तोड़ा गया। किस किस में, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली
लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट। हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न हो जाने से इस टाइम तक 1919 तक जो कांग्रेस थी उसका वर्चस्व पूरे इंडिया में अच्छा खासा बढ़ चुका था। तो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न हो जाने से जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको पता था कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, इस स्ट्रक्चर में आते हैं हम, तो हालांकि ये लार्जली अनसक्सेसफुल रहा, इसलिए कि क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न हो गया था, और डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न हो जाने से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास पावर नहीं रहती, क्योंकि 1919 तक लार्जली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका वर्चस्व पूरे इंडिया में बढ़ चुका था। डायरेक्ट इलेक्शन हो जाने से जो रिप्रेजेंटेशन होता वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही ज़्यादा होता, जिसकी वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी अपनी पावर ख़त्म होती दिख रही थी, तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। इस वजह से ये लार्जली अनसक्सेसफुल रहा। साथ ही इस एक्ट ने जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ईसी थी, उसमें इंडियंस की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी। 6 में से 3 मेंबर होने चाहिए कौन? इंडियंस। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को जगह दी गई, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की मेजॉरिटी आ गई है। फिर वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की एंट्री की गई, और अब 1919 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या आधी कर दी गई, यानी 3 कर दिया गया। लेकिन इन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको और एक्सटेंड किया। ये एक्सटेंडेड था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें इन्होंने सिक्स और जो इंडियन क्रिश्चियन थे, इंडियन क्रिश्चियन, और साथ ही एंग्लो इंडियन, प्लस यूरोपियंस, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया। और जो डायरेक्ट इलेक्शन में वोटिंग की फ्रेंचाइजी थी, यानी वोट कौन कर सकता है, वोटिंग फ्रेंचाइजी, ये भी थी बेसिस ऑन टैक्स एंड प्रॉपर्टी, टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन एट्सेट्रा। यानी कि डिसाइड कर दिया गया कि जो बंदा इतना टैक्स देता है, या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, या वो इतनी कम से कम इतना पढ़ा लिखा है, वही वोट देगा, और कोई वोट नहीं देगा। तो इससे जो है जो वोटर्स थे वो लिमिटेड हो गए, सभी इंडियंस वोट नहीं कर सकते थे। और इस एक्ट में साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की गई, जो कि सिविल सर्विस की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वर्क देखेगा। और साथ ही पहली बार सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं अलग अलग बनाए गए, जो बजट था उसको भी सेपरेट कर दिया गया, यानी प्रोविंस का जो बजट है वो सेपरेट बजट होगा, और जो सेंट्रल का बजट है वो सेपरेट बजट होगा। और एक
स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना भी GOI 1919 के अंतर्गत की गई। इस कमीशन का काम था कि वो ये देखे कि इस एक्ट ने किस तरीके से काम किया, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही, और 10 साल बाद इसकी रिपोर्ट दे। यानी कि 10 साल तक ये जो कमीशन है वो देखेगा कि ये एक्ट कितना सक्सेसफुल रहा, और 10 साल बाद अपनी एक रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस हिसाब से तय करेगी कि इस एक्ट में कुछ चेंज करना है या इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। इस स्टैट्यूटरी कमीशन में जो कमीशन था उसका नाम था साइमन कमीशन। बड़ा ही विवादित कमीशन ये रहा। इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।